हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। यह वीडियो बेसिकली क्या है, रैपिड रिवीजन सीरीज होगा, क्योंकि हमने राजभाषा सेक्शन को ऑलरेडी कवर कर रखा है। लेकिन आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है तो इस वीडियोस को हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह सीरीज़ और इसमें काफ़ी नए-नए क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को पार्टिसिपेट करिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, संविधान सभा में किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 14 सितंबर 1949। ठीक है, इसीलिए जो 14 सितंबर को हम नेशनल हिंदी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि राजभाषा अधिनियम जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है वह 10 मई 1963 को बना। सो ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष किया गया? संशोधन का मतलब होता है यहाँ पे अमेंडमेंट से। ठीक है, सो व्हेन एवर द अमेंडमेंट टेकन प्लेस फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज इन द ईयर 1967। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है वह 7 जून 1955 को किया गया। ठीक है, और इसी में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगला वाला क्वेश्चन है जो यहाँ पे कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाला साहेब गंगाधर खेर। सो ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीजी खेर इनको भी बोलते हैं। ठीक है, बीजी खेर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन वॉज अ बीजी खेर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। जो ऑफिशियल लैंग्वेज पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वह केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। सो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, इसके द्वारा जो भी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है, तो एट प्रेजेंट आप कमेंट बॉक्स में बताया कि कौन है अभी जो कि संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7, संसदीय राजभाषा समिति के जो है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति जो होती है उसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? 30 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि संसदीय राजभाषा समिति में जो 30 मेंबर्स होते हैं उसमें लोकसभा से कितने मेंबर्स होते हैं? ठीक है, तो अगर हम लोकसभा के मेंबरशिप की बात करें तो संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के अंदर टोटल 20 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट इज 20 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम लोकसभा। ठीक है, लोकसभा को हम लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी बोलते हैं। सो लोकसभा से टोटल 20 मेंबर्स होते हैं। और वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में टोटल 10 मेंबर्स होते हैं। सो 10 मेंबर्स बिलोंग्स टू राज्यसभा एंड 20 मेंबर्स बिलोंग्स टू लोकसभा इन द ऑफिशियल लैंग्वेज पार्लियामेंट्री कमेटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे यहाँ पे। संविधान की अष्टम सूची में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर घ 22। ओके, 22 लैंग्वेजेस जो है तो इसके अंदर सम्मिलित हैं। और अगर हम ओरिजिनल की बात करें, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल 14 लैंग्वेजेस जो है तो सम्मिलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संसदीय राजभाषा समिति की कुल कितनी उप समितियाँ हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति की टोटल 3 उप समितियाँ हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कितनी उप समितियाँ हैं? 3 उप समितियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति के द्वारा किया जाता है? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो दूसरी उप समिति जो है तो वह रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण करती है। ठीक है, तो रेल मंत्रालय के जो ऑफिसेस हैं उनका जो निरीक्षण है वह पूछा जा रहा है कौन सी उप समिति करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड सब कमिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजभाषा नियम दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 में सबसे पहले संशोधन कब किया गया? जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है हमारा वो 1967 के अंदर सबसे फर्स्ट टाइम अमेंड हुआ था। यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 फर्स्ट टाइम वॉज अमेंडेड इन द ईयर 1987। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल वॉज अमेंडेड इन द ईयर 1987 फॉर द फर्स्ट टाइम। प्लीज रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दैट इज व्हाट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में टोटल कितनी धाराएं हैं? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज खा। दैट इज टोटल 9 सेक्शंस हैं। टोटल कितने सेक्शन है इसके अंदर? तो टोटल 9 सेक्शंस है। प्लीज रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, यही ऑफिशियल लैंग्वेज रूल की बात करेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 के अंदर टोटल 12 रूल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 120 में किस संस्था की भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अंडर आर्टिकल 120 जो कॉन्स्टिट्यूशन की है उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे।
तो यहाँ पे जो संसद की भाषा है, संसद में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाएगा उसके संबंध में जो है प्रावधान वह अंडर आर्टिकल आपके 120 में लिखे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। राजभाषा नियम ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? तो यह संशोधन जो है अब तक 3 बार हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सो इट इज़ बेसिकली एक्स ऑफिशियो। ठीक है, इट इज़ द एक्स ऑफिशियो पोस्ट। ठीक है, इट इज़ द एक्स ऑफिशियो पोस्ट। एक्स ऑफिशियो पोस्ट का मतलब है जो भी पीएम होगा, जो भी संबंधित व्यक्ति पीएम होगा वह केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इनके अध्यक्ष जो हैं बेसिकली रेल मंत्री होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष या माह का होता है? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मुख्य राजभाषा अधिकारी जो होता है उसका जो कार्यकाल होता है वह केवल 1 वर्ष का होता है। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई? तो संसदीय राजभाषा समिति, इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए यहाँ पे, कि संसदीय राजभाषा समिति की जो पहली बैठक हुई थी वह 16 नवंबर 1957 को हुई थी। ये क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो 16 नवंबर 1957 को जो है तो फर्स्ट पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी का मीटिंग हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किए? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, कि संसदीय समिति का जो रिकमेंडेशंस है उस पर जो अपना मत दिया था राष्ट्रपति ने, उससे संबंधित जो फर्स्ट ऑर्डर है वह इन द ईयर 1960 आए थे। ठीक है, 1957 आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज पार्लियामेंट्री की जो कमेटी है उसके बारे में बात हुई थी यहाँ पे, और यहाँ पे 1960 में जो है तो फर्स्ट ऑर्डर जो है दैट इज रिलीज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश को कार्यान्वयन करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन है, ठीक है, राजभाषा संकल्प, ठीक है, इस राजभाषा संकल्प को दोनों सदनों द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? इस क्वेश्चन को आप 3 स्टार मार्क कर लीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 18 जनवरी 1968। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के जो आदेश हैं उसको कार्यान्वित कराना है, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संसद के दोनों सदनों के पास है, और इसके लिए संसद के दोनों सदनों ने राजभाषा संकल्प पारित किया। कब किया? 18 जनवरी 1968 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने बात करी यहाँ पे नवंबर 1957 के अंदर आपको प्रथम राजभाषा संसदीय समिति देखने को मिलती है, और इस समिति के जो पहले अध्यक्ष थे वो पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो है तो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे ये क्या थे? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो जो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होगा वह उस टाइम पे क्या होगा? राजभाषा संसदीय समिति का अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत इसके राइट आंसर हो जाएंगे। राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र, आप सभी को पता होगा, वो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है, राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय समिति के गठन से संबंधित है? तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो राजभाषा अधिनियम जो है दैट इज ओला, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट की जो धारा 4 है, ठीक है, धारा 4, वह बेसिकली किसके विषय में है? ऑफिशियल लैंग्वेज जो पार्लियामेंट की, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी और जो पार्लियामेंट, ठीक है, इसके बारे में जो है धारा 4। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका जो संसदीय समिति का गठन मैंने आपको बता ही दिया अभी कि कब किया गया था, 16 नवंबर 1957 के अंदर किया गया था, और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे या अध्यक्ष थे कौन थे? पहले अध्यक्ष जो थे वह इसके गोविंद वल्लभ पंत साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दी जानी चाहिए? क्षेत्रीय भाषा, हिंदी अंग्रेजी कर्मचारी जिसमें चाहता हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, हिंदी या अंग्रेजी जिसमें कर्मचारी चाहता हो। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजभाषा नियम 1976 में कब संशोधन किया गया? हमने अभी देखा कि राजभाषा नियम जो 1976 ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976, इसमें टोटल 3 टाइम्स अमेंडमेंट किया जा चुका है,
और यह अमेंडमेंट जो है पहली बार हुआ था 1987 के अंदर, दूसरी बार हुआ था 2007 के अंदर और तीसरी बार 2011 के अंदर। तो प्लीज़ रिमेंबर इट, सबसे पहला 87 है और फिर उसके बाद 2007 है, फिर तीसरा जो है 11 है। ठीक है, तो 3 बार अमेंड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजभाषा डिपार्टमेंट जो है, उसका गठन कब किया गया? तो उसका गठन किया गया था इन द ईयर जून 1975। ठीक है, तो इसको भी जो है आप 3 स्टार मार्क कर लीजिए। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑफिशियल लैंग्वेज एमएचए के अंदर एक डिपार्टमेंट काम करता है, दैट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट। और इस ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वह जून 1975 में हुआ था। तो प्लीज़ रिमेंबर इट। रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह के लिए कौन सी योजना चलाई गई? यह क्वेश्चन आपसे फ्रिक्वेंट मिलेगा। काव्य संग्रह, काव्य जहाँ देखिए आपको याद रखना है मैथिली शरण गुप्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी, जहाँ भी कहानी आपको दिखेगा तो कहानी के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे प्रेमचंद पुरस्कार। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद की बात करेंगे, वहीं काव्य के लिए मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कुल कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ व्हाट 4। ठीक है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जो भाषा प्रशिक्षण, दैट मीन्स व्हाट हिंदी टीचिंग स्कीम। ठीक है, तो जो हिंदी टीचिंग स्कीम है, हिंदी टीचिंग स्कीम के तहत टोटल 4 कोर्सेज़ हैं। वन इज़ व्हाट प्रबोध। ठीक है, प्रबोध जो है बेसिकली बहुत एलिमेंट्री कोर्स है। वन इज़ प्रबोध हो गया, नेक्स्ट इज़ प्रवीण। ठीक है, नेक्स्ट इज़ प्रवीण, नेक्स्ट इज़ व्हाट प्रज्ञा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज़ पारंगत। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, आप सबको पता होगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? ठीक है, तो राजभाषा के लिए जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग ही देखता है। ठीक है, हिंदी तरह भाषी राज्यों में नेम बोर्ड है या डिजिग्नेशन जो बोर्ड है या फिर इंफॉर्मेशन बोर्ड है, इन सब के लिए जो हिंदी अ, भाषी राज्यों में जो क्रम है वह कैसा होता है? तो सबसे पहले हम देते हैं क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता देते हैं, फिर हिंदी भाषा को देते हैं, फिर अंग्रेजी भाषा को देते हैं। सो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व राजभाषा नियम के 1976 के किस नियम में उल्लिखित है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ बोला जा रहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 के किस रूल के अंदर आपका यह लिखा हुआ है कि राजभाषा नियमों का अनुपालन का उत्तरदायित्व होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए जो है संबंधित नियम, वह नियम 12 है, जो कि लास्ट वाला रूल है। सबसे लास्ट रूल पे जाएँगे, तो वहाँ पे क्या है बेसिकली अनुपालन का उत्तरदायित्व। राजभाषा नियमों की जो अनुपालना है, उसका उत्तरदायित्व किसके पास रहेगा? तो इससे संबंधित रूल जो है वह रूल नंबर 12 के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है हिंदी पत्रों में उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम 1976 के किस उपनियम में निर्देश दिए गए हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपके पास कोई लेटर आपको हिंदी में रिसीव हुआ है तो उसका आंसर जो है आपको हिंदी में ही देना है। ठीक है, इसके लिए जो है तो नियम 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नियम 5 आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, H5H, हिंदी का उत्तर हिंदी में देना है। ठीक है, सो यहाँ से हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 क्लॉज़ 3 के अनुपालन की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सबका फ़ेवरेट है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इस आशय से संबंधित जो दस्तावेज़ जो भी साइन कर रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा साइन किया जा रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि धारा 3/3 के तहत जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका जो वर्ज़न है वो हिंदी में हो और इंग्लिश दोनों के अंदर हो। ठीक है? और ऐसे टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स हैं। ऐसे टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स हैं? टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है? जिनका धारा 3/3 के अंदर जो है, यह इस दस्तावेज़ पर जो भी अधिकारी साइन करता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है? और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है जाता है आपसे, कि यह धारा 3/3 जो है, यह कब से लागू हुई? ठीक है? तो इसका आंसर हो जाता है, आपको याद रखना है, 26 जनवरी 1965। ठीक है? 26 जनवरी 1965, 26 जन 1965 को जो है तो इसको इन्फोर्स किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तिशः आदेश जारी किए जा सकते हैं? ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे, तो एक तो होता है हमारा प्रोफिशिएंसी, ठीक है, इन हिंदी, कि आप प्रोफिशिएंट हो गए हैं। ठीक है, और एक होता है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप हिंदी में प्रवीण हो गए हैं, ठीक है, हिंदी में प्रवीण हो गए हैं, तो इस केस में आपको जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी ऑफिशियल वर्क है, उसको हिंदी में ही करना है। और इसके लिए जो है तो कार्यालय द्वारा व्यक्तिशः आदेश जारी किए जाते हैं, और जो इसका टारगेट रहता है दैट इज़ व्हाट 100%।
ठीक है, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, केंद्र सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? तो केंद्र सरकार के कार्यालयों के मध्य बेसिकली आपका हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, इनका जो प्रयोग है अपेक्षित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है? तो हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है कि जो गृह मंत्रालय है, ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट वही जो है, तो गृह मंत्रालय ही इसका प्रोग्राम देखता है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप सभी को पता है, दैट इज डोलिक, DOLIC, ठीक है। तो डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वह मंडल रेल प्रबंधक साहब होते हैं, दैट इज वॉट DRM, ठीक है। वहीं अगर हम जोलिक की बात करेंगे, जोलिक, तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? GM साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा हमने बात कर ली अभी, दैट इज वॉट महाप्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो भारतीय रेल पर जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, ठीक है, दैट मीन्स वॉट, राजभाषा कार्यान्वयन समिति का मतलब हो गया ओलिक, ठीक है, OLIC। तो ओलिक का जो मीटिंग होता है वह 3 माह में एक बार होता है, दैट मीन्स वॉट क्वार्टरली मीटिंग होता है। कैसा होता है? क्वार्टरली मीट करते हैं ये लोग। तो ओलिक दैट मीन्स वॉट, क्वार्टरली मीट, ठीक है। और वहीं टॉलिक की बात करें अगर, TOLIC, तो टॉलिक का जो मीटिंग होता है वह बेसिकली क्या होता है, 6 माह में एक बार होता है, ठीक है। सो ऑप्शन घा इसका राइट आंसर हो जाएगा, टॉलिक, ठीक है। तो मतलब एक तरह से 6 माह में एक बार होगा, और जो ओलिक होगा वह 3 माह में एक बार होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड, असम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए, इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लीजिए आप, कि हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, तो इसका आंसर हो जाएगा 5,000 रुपये, ठीक है। जो भी हिंदी में डिक्टेट करते हैं उनके लिए जो है अधिकारियों को 5,000 रुपये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट जो है महामहिम राष्ट्रपति को ही प्रस्तुत करेगी। आपने देखा है कि संसदीय राजभाषा समिति सबसे पहले बनी थी, कब बनी थी? इन द ईयर 1957, ठीक है। उसके बेस पर जो है तो उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और उसके बेस पर जो है तो दोनों सदनों द्वारा एक ऑफिशियल लैंग्वेज रिजोल्यूशन लाया गया, ठीक है, इन द ईयर 1960। नेक्स्ट है, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार पूछा जा रहा है, तो अंडमान निकोबार का क्षेत्र के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो आप सभी को पता है भारत संघ की जो राजभाषा है दैट इज़ व्हाट, देवनागरी लिपि में हिंदी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, संसद में संविधान का भाग 17 कब पारित हुआ? तो इस क्वेश्चन को हमने सबसे पहले ही डिस्कस कर लिया था, 14 सितंबर 1959। और ये जो पार्ट 17 है ये बेसिकली किसके लिए रिलेटेड है? ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो इस क्वेश्चन को हमने देख लिया कि राजभाषा अधिनियम 1963 सबसे फर्स्ट टाइम जो है 1967 के अंदर संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये सबको पता है आपको कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें 10 जनवरी, ठीक है, तो 10 जनवरी जो है दैट इज व्हाट, वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है। तो वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी। और नेशनल हिंदी डे की बात करेंगे अगर, तो नेशनल हिंदी डे दैट इज व्हाट, 14 सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट इज, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा भी अंग्रेजी है, लाइक नागालैंड। नेक्स्ट है, हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? अधिनियम 1963, अधिनियम 1976, अधिनियम 1967। जब फर्स्ट टाइम ओला में अमेंडमेंट किया गया, तो ओला में अमेंडमेंट करने का पर्पज जो था दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, इसको अमेंड किया गया इन द ईयर 1967। और इसके पीछे का जो पर्पज है क्या है? हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को बेसिकली हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे? आश्वासन, कि आश्वासन को दिए गए आश्वासनों को हम कानूनी रूप दे रहे हैं, उनको लीगल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है तो 1967 में एक अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे यहाँ पे, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हम जैसा कि हमने देखा अभी कि जो हमारा पार्ट 17 है, पार्ट 17 के अंदर टोटल कितने अनुच्छेद हैं? तो 343 से 351 तक टोटल 9 जो है आपके आर्टिकल्स हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे इन आर्टिकल्स के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पूछा जा रहा है राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? तो आपको पता है यहाँ से पार्ट 17 के अंदर है। राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया? ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होगा, इसकी हिस्ट्री की बात करें अगर यहाँ पे, तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को इसलिए पारित किया गया क्योंकि 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा के प्रयोग जारी रखने हेतु, ठीक है, तो 1965 के बाद भी हमको क्या करना है, हिंदी को अडॉप्ट करना था, साथ में उसके साथ अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग हो रहा है उसको भी कंटिन्यू करना है। तो इस कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जो है तो 19 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ओला 1963 लाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे यहाँ पे, राजभाषा नियम किस वर्ष पारित किया गया? तो आप सभी को पता है राजभाषा नियम जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 में पारित किया गया। संविधान के 17वें भाग में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आपको पता है 9 अनुच्छेद हैं अंडर आर्टिकल 343 टू 351। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली कौन से राजभाषा क्षेत्र में आएंगे? ये तो बेसिकली खास क्षेत्र में आएंगे। खास क्षेत्र में और जो है अगर बात करें तो गुजरात आ जाएगा एक आपका, ठीक है, और आपका महाराष्ट्र जो है वह भी आपका खास क्षेत्र में आएगा। गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, ये 3 स्टेट हैं जो कि खास क्षेत्र के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी में कार्यालयीन कार्य करने के लिए कौन सी पुरस्कार योजना है? मुंशी प्रेमचंद सामूहिक पुरस्कार, व्यक्तिगत नगद पुरस्कार और एकमुश्त पुरस्कार। तो व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना जो है तो आपके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं वह राजभाषा विभाग या गृह मंत्रालय के सचिव होते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, 3 स्टार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय राजभाषा जो कार्यान्वयन समिति होती है उसके अध्यक्ष राजभाषा विभाग या गृह मंत्रालय के सचिव होंगे, ठीक है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो बहुत सिंपल सा है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और इसका आंसर क्या होता है? प्रबोध, दैट इज व्हाट एलिमेंट्री कोर्स फॉर हिंदी टीचिंग स्कीम। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष में कितनी बार होती हैं? तो आपको पता है जोलिक होता है जो, ठीक है, और उसकी जो मीटिंग होती है वो 4 बार होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर बात करें तो क्वार्टरली होती है। कैसे होती है? क्वार्टरली, ठीक है। तो 3 माह में 1 बार होती है, तो इस तरह से टोटल, है ना, 3 माह में जो है 3 माह में 1 बार होती है मीटिंग इसकी। तो इस तरह से जो टोटल है आपकी 4 बार मीटिंग्स हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति है ना, उसकी जो बैठकें हैं वो कितनी बार होती हैं? तो उसका भी सेम लाइक दैट इज व्हाट 4 टाइम्स। प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा, दैट इज व्हाट टोलिक, ठीक है। तो यहाँ पे टोलिक की बात हो रही है, तो टोलिक को चेयर कौन करता है? यहाँ पे टोलिक के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो बेसिकली नगर में स्थित जो भी केंद्रीय सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी है वह टोलिक का अध्यक्ष होता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिए, क्वेश्चन में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के हिंदी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रणाली क्या है? नियमित, गहन, पत्राचार, प्राइवेट, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाता है दैट इज व्हाट उपरोक्त सभी। अब रेगुलर कोर्स भी रहता है, इंटेंसिव कोर्स भी रहता है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स भी रहता है और प्राइवेट कोर्स भी रहता है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे किस तरह के कोर्सेज होते हैं यहाँ पे। एक तो रेगुलर कोर्स हो गया आपका, ठीक है, एक कैसा होता है इंटेंसिव कोर्स होता है, ठीक है, दैट इज व्हाट इंटेंसिव कोर्स, और एक जो होता है कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स होता है, कैसा होता है कॉरेस्पॉन्डेंस, और एक कैसा होता है प्राइवेट कोर्स होता है। तो टोटल इस तरह से 4 तरह के जो कोर्स हैं तो वो कराए जाते हैं। कोटि घा के कर्मचारियों हेतु, दैट मीन्स ग्रुप डी की बात की जा रही है, कौन सा पाठ्यक्रम हिंदी प्रशिक्षण हेतु है? दैट इज व्हाट प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और इनमें से कोई नहीं। तो कोटि घा के कर्मचारी जो हैं तो उनके लिए जो है तो आपका प्रबोध, ठीक है। कोटि घा के कर्मचारी मतलब उनको कुछ कुछ भी नॉलेज नहीं है। कोटि घा के अंदर कौन से कर्मचारी होंगे? बेसिकली एलिमेंट्री, ठीक है, जिनको एलिमेंट्री हिंदी का ज्ञान दिया जाएगा, जैसे लाइक तमिल पीपल हो गए या तेलुगु पीपल हो गए, मलयाली हो गए, लाइक दीज पीपल्स, ठीक है। तो उनके लिए जो है तो यहाँ पे प्रबोध पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे यहाँ पे, अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नेपाली जो है तो इसको हम 8th शेड्यूल जो है हमारा उसके अंदर ये फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय हिंदी संबंधी परीक्षाएं आयोजित करता है? तो ये सब भी आपको पता है, यहाँ पे जितना भी हिंदी संबंधित ज्ञान है वो सब चीज़ें कौन देगा? यहाँ पे गृह मंत्रालय के पास ही आएगा। तो हिंदी संबंधी परीक्षाएं जो है तो गृह मंत्रालय ही ऑर्गेनाइज कराएगा। नेक्स्ट है, रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा किस भाषा में होगी? तो इसका भी आंसर जो है तो लाइक
जो नियम बोर्ड वाला था क्वेश्चन उसी तरह होगा। सबसे पहले प्रादेशिक होगा, फिर हिंदी होगा, फिर इंग्लिश होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, राजभाषा नियम 1976 अंतिम बार कब संशोधित किया गया? तो 2011 में किया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता है। अभी हमने देखा है यहाँ पे कि इसको सबसे पहले जो है फर्स्ट अमेंडमेंट कब किया गया था? इन द ईयर 1987 के अंदर। सेकंड अमेंडमेंट हुआ था 2007 के अंदर, और थर्ड अमेंडमेंट जो हुआ वो 2011 के अंदर किया गया था। सो ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो मैथिली भाषा की बात करें तो इसको जो है 2004 के अंदर शामिल किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। इसके लिए जो अमेंडमेंट है वो जो अमेंडमेंट एक्ट है, एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है, ये 2004 में जो है तो इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष जो है वो गृह मंत्री होते हैं, और यहीं पे केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष हम की बात कर चुके हैं, दैट इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राजभाषा आयोग की सिफारिशों का विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज गोविंद वल्लभ पंत। संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो सांविधिक नियम, विनियम और आदेशों का जो अनुवाद है वह कौन करता है? लॉ मिनिस्ट्री करती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, कौन करता है? लॉ मिनिस्ट्री करती है। तो संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज कानून मंत्रालय। ठीक है, या विधि मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संसदीय समिति का पुनर्गठन कब किया गया? तो सबसे पहले हमने देखा था 1957 के अंदर जो है आपकी पहली संसदीय समिति बन गई थी। अब 1957 के बाद जो है फिर से जो है तो संसदीय समिति का हमने पुनर्गठन किया, हमने उसको रीस्टैब्लिश किया इन द ईयर 1976। इस क्वेश्चन को भी आपको स्टार मार्क करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन द ईयर 1976 हमने जो है तो सेकंड टाइम्स, दैट मीन्स व्हाट, संसदीय समिति का पुनर्गठन किया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, आरंभिक तौर से संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं थी? तो इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। आरंभिक तौर पर जो है तो 14 लैंग्वेजेस थी, बाद में हमने इसमें और लैंग्वेजेस ऐड करके इसको 22 कर दिया। 8वीं सूची में सम्मिलित सिंधी भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया? तो सिंधी भाषा को जो है तो हमने 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है इन द ईयर 1967 के अंदर सम्मिलित किया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची के किस वर्ष सम्मिलित किया गया? ठीक है, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए हम लाए हैं 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है तो हमने इन द ईयर 2004, सॉरी इन द ईयर 1992, इन द ईयर 1992 के अंदर जो है तो हमने इन द ईयर 1992 के अंदर हमने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, इन लैंग्वेजेस को सम्मिलित किया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली की बात करेंगे यहाँ पे, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में इन द ईयर 2004 सम्मिलित किया गया बाय द 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत जो है और जिसको जो है इन द ईयर 2004 जो है तो सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया? अभी हमने देखा 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 92nd। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 81, कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक पुरस्कार किस स्तर के अधिकारियों को दिया जाता है? ऐसे क्वेश्चन तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन इनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि अभी रिपीटेटिवनेस जो है तो क्वेश्चन में बहुत सारी देखी जा रही है, तो कुछ क्वेश्चन जो है अलग से फ्रेम किए जा सकते हैं। तो इसमें यह क्वेश्चन जो है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक, दैट मीन्स नॉट गोल्ड मेडल। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड मेडल, ठीक है, तो गोल्ड मेडल में ही जीएम लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट, जीएम मिल रहा है यहाँ पे, और जीएम किसको मिलेगा? जीएम को ही मिलेगा। सो गोल्ड मेडल मिलता है बेसिकली किसके लिए? गोल्ड मेडल, दैट मीन्स जनरल मैनेजर और उससे ऊपर स्तर के जो अधिकारी हैं उनके लिए जो है तो कमला पसंद है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक की जो पुरस्कार राशि है वह क्या है? तो रजत पदक में तो रजत ही मिलेगा आपको, और 8000 रुपीज़ जो है नगद और प्रशस्ति पत्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैथिली शरण गुप्त बेसिकली किसके लिए? मैथिली शरण गुप्त का मैंने बता दिया था आपको कि काव्य जहाँ पे दिखेगा आपका वो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। और राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना किसके लिए निर्धारित है? तो बेसिकली जो व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना है, दैट मीन्स व्हाट, इंडिविजुअल कैश अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल कैश अवार्ड जो है वह जेजी ग्रेड के अधिकारी तथा अराजपत्रित वर्ग को लिए हैं। ठीक है, तो जेजी से लेके जो है तो जितने भी नॉन गैजेटेड स्टाफ हैं, जेडी टू नॉन गैजेटेड,
उन सभी के लिए जो है तो बेसिकली ये राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना किसके लिए है? तो यहाँ पे रेल यात्रा पुरस्कार जो वृत्तांत योजना है सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे। केंद्र सरकार के कार्मिकों, सेवानिवृत्त सहित को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन-सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पे बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा राजभाषा गौरव पुरस्कार। राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना जो है तो केंद्र सरकार के जितने भी कार्मिक हैं, इंक्लूडिंग रिटायरीज़, उन सबको हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए दिया जाता है। हिंदी भाषा के विकास के लिए किस निदेश के अनुच्छेद है? तो 351 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी, वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करेंगे। संसदीय राजभाषा समिति की किस उप समिति के क्षेत्र में गृह मंत्रालय आता है? तो इसका आंसर होता है दूसरी उप समिति के अंदर जो है तो गृह मंत्रालय आपका सॉरी जो रेलवेज़ है, रेलवेज़ वो आपका दूसरी में आता है और आपका जो होम मिनिस्ट्री है, आपका जो होम मिनिस्ट्री है वो फर्स्ट में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहली उप समिति। रेलवेज़ जो है वह दूसरी उप समिति के अंदर आता है। रक्षा मंत्रालय संसदीय समिति के किस उप समिति के अंदर आता है? पहली उप समिति, दूसरी उप समिति, तीसरी उप समिति और नन। तो इसका आंसर हो जाता है पहली उप समिति के अंदर। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 90 की बात करेंगे। राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के उपबंधों के अनुसार संसदीय समिति का गठन किया गया है? ठीक है, तो संसदीय समिति का गठन हमने देख लिया अभी आपसे कि धारा 4 के अंदर जो है धारा 4 के अंदर जो है तो आपका संसदीय समिति का गठन किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने टोटल 90 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर लिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेज़ कि आपका एग्ज़ाम जो है तो काफ़ी अच्छा जाए और आप जल्दी से सेलेक्ट होके अच्छे-अच्छे पोस्ट पर पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।